अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। घुटने की तब्दीली करवाना एक बहुत बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। हम बहुत सोच विचार करने के बाद किसी आर्थोपेडिक सर्जन या फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा लेने जाते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ है मोहम्मद अफजल। 60 साल उनकी उम्र है। सर्जरी के बारे में फ़ैसला आलमोस्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि नी रिप्लेसमेंट क्या है, इसकी कास्ट क्या होती है, पाकिस्तान में कामयाबी कितनी मुमकिन है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं गुज़श्ता 22 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। मोर दैन 3000 प्लस नी रिप्लेसमेंट मेरे हाथों से गुजरे हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि इंतहाई आसान और सादा तरीके से अफजल भाई के सवालों का जवाब भी दें, जिससे ना सिर्फ अफजल भाई को फ़ायदा हो बल्कि ऐसे बहुत सारे मरीज़ जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में, घुटने की तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। तो जी अफजल भाई ज़रा बताइए कि सबसे पहला सवाल आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो रिप्लेसमेंट का सिस्टम है कि ये पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, तो इसकी मेन वजह क्या है कि आप पेशेंट को ये नहीं बताते कि भाई इससे हमारे जो मुल्क के लोग हैं इससे बचा जा सके। तो पहले तो आप देखें, आप तो चेंज करने का ही सोचते हैं, तो पहले लोगों को ये एनवायरनमेंट देनी चाहिए कि भाई आप अपने घुटनों को कैसे जो है ना सेव रख सकते हैं। जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। तो यकीन मानिए कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आधे से ज़्यादा वीडियो इसी बात पे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी बात का प्रचार होता है, लेकिन जब तक हमारी सेहत होती है, हम होशो हवास में होते हैं माजरत के साथ, तो हम प्रिवेंशन पे इतना काम नहीं करते। तो मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ों में बताया है कि अगर कोई मर्द आदमी है, अगर वो ये चाहता है कि मैं घुटने ख़राब होने से बचाऊं, नंबर 1 उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके सवाल के तवज्जुह से हो सकता है बहुत से लोग जब ये वीडियो को देखें तो फ़ायदा मिले, कि अगर कोई मेल आदमी है तो उसको अपना यूरिक एसिड को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। अगर कोई मेरे पास मेल पेशेंट आए और वो कहे जी मैंने घुटने की तब्दीली करवानी है, या मैं देखूं से घुटने बिल्कुल ख़राब हो चुके, मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगा कि आपका यूरिक एसिड की हिस्ट्री क्या है। तो 99.99% मर्दों में यूरिक एसिड बढ़ा होता है। अच्छा, वहाँ पे एक और मिथ है, लोग कहते हैं अच्छी यूरिक एसिड दवाई खा रहे हैं तो खैर है, यूरिक एसिड भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई आपने लाइफस्टाइल में तब्दीली इस तरह से लाएं कि यूरिक एसिड आपकी दवाई से कंट्रोल। तो मर्दों में नंबर 1 तो यूरिक एसिड आता है। नंबर 2, अल्लाह ना करे कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया यंग एज के ऊपर, तो वहाँ पे फिर हमारा अगर नी जॉइंट डैमेज हो गया है तो फिर से मजबूरी बन जाती है, वो ऐसा वेयर एंड टेयर पे जाता है। आप उन चंद लोगों में से हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में आए एज ए मेल, वरना ये दिन में कि 10 में से 9 फीमेल होती हैं, और मैं ख़वातीन को इस बारे में बहुत डिटेल में गाइड देता हूँ। तो मैं वीडियो को समराइज़ करने के लिए ऐसी ख़वातीन जो अफजल भाई के सवाल के तवज्जुह से ये सीखना चाहती हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट से कैसे बच सकते हैं, तो मैंने ये बताया हुआ ख़वातीन में नी आर्थराइटिस की बड़ी वजूहात क्या है और उसे कैसे बचा जा सकता है। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत पॉपुलर वीडियो है और आप लोग ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपका सवाल भी इसमें जवाब मिल जाएगा। नहीं, आपने कहा कि यूरिक एसिड मेन जो है ना वजह बनती है, लेकिन हमारे माशरे में आमतौर पे लोगों को देखें उस वक्त पता चलता है यूरिक एसिड का जब वो उसका जो है ना पानी जो है ना ऊपर से गुजर चुका होता है। तो लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जैसे देखें सेहत कार्ड भी देते हैं और उसके अलावा लोगों को डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा और हॉस्पिटल भी कहते हैं कि हमारे इलाके में हॉस्पिटल बन गया, ये बन गया है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को जो है ना सही उन्हें जो है ना ये गाइड नहीं दी जाती कि भाई लोगों की सेहत कैसे जो है ना बहाल की जा सकती है। तो मेरा भी जो है ना यूरिक एसिड ही बढ़ा हुआ था। पहले मैं डॉक्टरों के पास जाता था, लेकिन डॉक्टर ने कोई मुझे किडनी का टेस्ट कराया, फलां कराया और फलां जो यूरिक एसिड तो टेस्ट करते ही नहीं थे। तो जब यूरिक एसिड टेस्ट किया है तो पहले मुझे यूरिक एसिड का पता ही नहीं था, लेकिन यूरिक एसिड जब इतना ज़्यादा हो गया, जब तक उसने गोडों को ख़त्म कर दिया था, तो फिर जो है ना यूरिक एसिड के बारे में फिर भी यूरिक की गोलियां देते रहते हैं, ना कि उसे जो है ना खुराक की उगाई देते हैं कि किस तरह जो है ना, बल्कि वो किडनी भी खराब होनी शुरू हो जाती है।
तब तक बंदा जो है ना पेशेंट पक्का बन जाता है, और फिर जो है ना वो सारे डॉक्टरों की एक समझे कि टोटल हॉस्पिटल ही बन जाता है। तो अभी जो है ना ये मैंने तो सारे कोशिशें कर ली हैं कि किसी तरीके से भी जो है ना, ये 8-10 साल पहले की खराबी हुई थी, तो सारे मैंने हरबे जो है ना चेक कर लिए हैं ताकि किसी तरह भी जो है ना गोडे जो मेरे रिप्लेसमेंट से बच जाए, लेकिन ये नहीं मुमकिन हो सका। तो अब मैंने टोटली तौर पे ज़हन बनाया कि भाई इसकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अब रिप्लेसमेंट के लिए जो है ना डिफरेंट डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम करते हैं, तो उसके बारे में जारी बात है हर पेशेंट की जो है ना वो डिफरेंट नोयत है कि वो ये तो नहीं है कि डॉक्टर जो है ना 10 पेशेंट का जो है ना वो चेंज करता है, रिप्लेसमेंट करता है, तो सबको एक जैसा ही जो है ना एक वक्त सेम वक्त में जो है ना उसको आराम आ जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये डॉक्टरों ने इंतजारी बात है, उन्होंने मुतमईन करना होता है, लेकिन पेशेंट को जब तक आगाही नहीं होगी तो उस वक्त तक वो अपने आप को सही जो है ना बेहतर नहीं कर सकता। ठीक है। तो जारी बात है ये एक टेक्निकल काम है, जैसे समझेंगे ये सूत्र का भी इधर उधर फर्क होता है। तो ये अगर अच्छा बंदा अगर कारीगर नहीं है, तो जैसे कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने कारीगर लगा के तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि मैंने एक दफ़ा ऑपरेशन कराना है, तो जाहिर है कि अच्छे जो है ना एक सही समझदार बंदे से कराना चाहिए ताकि जो है ना अच्छी तरह मुतमिन हो गए जो है ना काम कर सकूँ। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपसे। यहाँ पे उन्होंने 2-3 सवाल इकट्ठे, क्योंकि इनके माइंड में चल रही हैं चीज़ें। साथ ही जब इंसान फंसा हुआ होता है, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं सारा दिन यही प्रैक्टिस का हिस्सा हूँ, जब इंसान फंस जाता है पाकिस्तान के अंदर, तब वो फिर इन सवालों को भी रेज़ करेगा। तो आप इस तवज्जो से ये ज़रूर सीखिए, आपका बच्चा 15 साल का है, 16 साल का है, 20 साल का है, तो खुदारा अपनी डाइट को कंट्रोल करिए। किसके पास आज के दिन में गूगल नहीं है? किसको ये नहीं पता कि हेल्दी डाइट क्या है? किसको ये नहीं पता कि मैंने अपना वेट कंट्रोल करना है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जितना भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बोलता हूँ कि सेहत का ख्याल रखिए, वज़न कंट्रोल करिए, लाइफस्टाइल में हैबिट में एक्सरसाइज लाइए, लेकिन हम बीइंग ए पाकिस्तानी, इवन कि वैसे भी इंसान होने के नाते हम इन चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं, और जब फंस जाते हैं तो फिर हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। इसी तरह से ख़वातीन का भी मसला है, उनसे कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, वर्जिश कैसे करें, वज़न कैसे कम करें। तो ये बहुत सारे सवाल है जो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अफजल भाई का ये जवाब दे दिया कि अवेयरनेस जो है ना सिर्फ हमारी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी होती है कि सेहत के बारे में सबसे पहले हमें अपने खुद को भी अवेयर करना सीखना चाहिए, फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेल्थ के लेवल पे काम करे। फिर ये चीज़ें आ जाती है जब एक चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे अभी अब आ जाते हैं कि बेसिक प्रिवेंशन पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज जो हमारा मेन मकसद था कि अब गोडे ख़राब हो गए, अब गोडे ख़राब हो गए, उसके बाद जो सवाल उठता है कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि भाई अब किस सर्जन को चूज़ करें। तो वो जैसे अफजल भाई ने पूछा कि कारीगर ढूंढना अच्छा ज़रूरी है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, मैंने हमेशा अपने पेशेंट को बड़ा ओपनली टॉक करता हूँ कि आप जब भी ऐसा मुश्किल फ़ैसला आ जाए तो आपके पास क्राइटेरिया क्या होता है कि लाहौर के अंदर या बड़े शहरों के अंदर 4 से 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, और फिर आप उनकी लिस्ट पे देखें कितने पेशेंट्स हैं, फिर उनकी कामयाबी जो है मुख्तलिफ उन्होंने पेशेंट के साथ देखे। पर जैसे अफजल भाई गुजरांवाला से हमारे होराइजन हॉस्पिटल में मैं इनको 30-40 पेशेंट के नंबर दे सकता हूँ कि जाके वहाँ मिलें, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखें। तो आपके पास सिलेक्शन ऑफ सर्जन करने के लिए सबसे पहले ये बेसिक सा मोड होता है कि आप उसके पेशेंट से मिल सकते हैं, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं कितने पेशेंट आए हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, फिर आप उनसे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि अब चीज़ जब ख़राब हो जाती है, और जैसे उन्होंने कहा कि 8-10 साल से उन्होंने सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, अब ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम ज़रा ब्रेक लेते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर अफजल भाई के इस सवाल का जवाब को देने की कोशिश करते हैं कि नीड रिप्लेसमेंट के लिए अच्छा सर्जन कैसे ढूंढें। जी, मेरा आपकी जो डिस्कशन हो रही थी दोनों से, उनसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन माइंड में जनरेट हुआ है। एक लेट सपोज आपकी नी रिप्लेस हो गई है, उसके बाद जो आपकी एक ज़िंदगी है उसमें क्या फ़र्क आ सकता है, और आपको क्या क्या जो है उसके बाद स्पेशल केयर करनी पड़ेगी जो हम शायद नी रिप्लेसमेंट से पहले नहीं करते। अब देखिए
इस वक्त अगर नी रिप्लेसमेंट को देखा जाए तो दुनिया की जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है। सबसे पहले तो अब ये समझ लिए, हम अपने लोगों को समझाने के लिए इस तरह से बात कर सकते हैं कि शुएब अख्तर का नाम सारे जानते हैं, उसका नी रिप्लेसमेंट हुआ हुआ है। तो अगर अभी आप देखें वो जॉगिंग भी कर रहा होता है, लेकिन वो जॉगिंग क्यों कर रहा है? वो पहले भी एथलीट था। एंडी मरे एक बहुत बड़ा टेनिस स्टार था। हिप रिप्लेसमेंट के बाद वो इंटरनेशनल खेला, टेनिस भी खेला। तो हिप रिप्लेसमेंट से या नी रिप्लेसमेंट, घुटने की तब्दीली के बाद आप एक अपनी एज की नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल हो जाते हैं। अपनी एज के, लेट से अब जब 60 ईयर के हैं, तो मेरा ये मकसद है कि आप 60 साल के अपनी एज के फिटेस्ट पर्सन बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, और जो आपका प्रीवियस हेल्थ स्टेटस रहा है ज़िंदगी के अंदर, आप उसके लेवल तक जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक इनके सर्जिकल प्रोसीजर होता है, और इसके अंदर जो लिमिटेशन हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, एक्सेप्ट हम कहते हैं कि ज़मीन पे बैठ के नमाज ना पढ़ें, जैसे फोल्डिंग ना करें, फुल बेंडिंग ना करें। आल तो जो जॉइंट होता है ये फुल बेंडिंग होता है, लेकिन जैसे फ़र्क अफजल भाई से पूछे लास्ट कब अफजल भाई आप बैठे थे अताहियात में? तकरीबन हो गया 6 मंथ हो गए। 6 मंथ पहले, ठीक है। तो लिहाजा 6 मंथ इनको पहले, और जो बैठे भी होंगे बहुत मुश्किल से। अब जब 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल गुजर चुके होते हैं, तो होता क्या कि आपके मसल इतने स्टिफ हो जाते हैं कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं आप ज़मीन पर नहीं बैठें, अताहियात में ना बैठें, बकाया सारी चीज़ें नॉर्मल करें। यानी कि लेट से अगर ये बंदा बड़ा फिट हो, अफजल भाई 10 किलोमीटर वॉक 20 किलोमीटर वॉक करें, वॉक इज वंडरफुल। और आगे आते थे भाई इसकी लाइफ क्या है, एक बड़ा आम सा अगला सवाल भी आएगा। तो पहले जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे 15 से 20 साल। अब मैं 2004 से नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को देख रहा हूँ, तो 20-22 सालों के बाद भी हार्डली 2 से 5 केस हैं जिनकी रिवीजन हुई है। तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं ये 20 से 30 साल की इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इनकी जो नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट है, अगर वो अपना वेट कंट्रोल रखता है, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, रेगुलर वॉक करता है, तो कम से कम 20 से 30 साल ये जॉइंट अपनी पोजीशन में मेंटेन रहता है। अच्छा, और जो एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार होता है? सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है। देखिए, जो नी रिप्लेसमेंट है आपको उसे 2 हिस्सों से पहले समझना पड़ेगा। सर्जन की जॉब ये है कि जो हड्डी के सिरे हैं जो डैमेज हो गए हैं, जो हार्ड स्केलेटन है, उसको काट के उसको मेटल कवर चढ़ा देगा। ठीक है, ये सर्जन की जॉब है। इट इज़ अ 50%। लेकिन जो गाड़ी चलानी है, मतलब आप कह रहे हैं कि सर्जन का काम है टेक्निकली कंप्यूटर लैंग्वेज के वो हार्डवेयर तो आपका चेक करते हैं, बट उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना। सॉफ्टवेयर से यानी कि दूसरे लफ्ज़ में ये कि हमने अपनी बॉडी पार्ट को एक तरह समझ लिया कि हड्डियां थी, दूसरा हमारे मसल हैं। लेट से आप कहते हैं यार इरफान मैं जिम करना शुरू करना चाहता हूँ, मैंने 2 साल जिम ही नहीं किया, तो इसका मतलब आपको बेस लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ग्रेजुअली ही एफर्ट लगाना पड़ती है। यही चीज़ हमारे नी रिप्लेसमेंट या कोई भी नी सर्जरी के अंदर होता है कि एक पेशेंट किस तरह से अपने मसल की स्ट्रेंथ को लूज कर चुका होता है, लॉस हो चुकी होती है। हमने ना सिर्फ उसकी मूवमेंट को वापस लाना है, हमने उसकी मसल की स्ट्रेंथ को वापस लाना है, हमने उसको दोबारा से सुपर फिट लाइफ तक लेके चलना है ग्रेजुअली, कीपिंग इन माइंड कि उसका प्रीवियस हेल्थ स्टेटस क्या है। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि वो जो स्टूडेंट है, जो वो पेशेंट है, किस एज का है, किस उसकी मसल की स्ट्रेंथ क्या है, सारा कुछ मैटर करेगा। बताऊं, जो अंकल हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि इनकी जो लेग्स है उनकी अलाइनमेंट खराब हो चुकी है, इनके चलने में भी नजर आता है और फिजिकली भी देखने में ऐसा महसूस होता है। तो आया नी रिप्लेसमेंट के बाद और अच्छी फिजियोथेरेपी के बाद कितने % को दोबारा अपनी एग्जैक्ट और नेचुरल पोजीशन में आ सकते हैं? ऑलमोस्ट 99.99% जो आप कहते हैं, क्योंकि आप सीधी सी बात है, जब टांगों पर वजन नहीं पड़ता, टांगें टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो जो सर्जन होते हैं, जो अच्छे, जिससे हमने कहा अच्छा कारीगर क्या है, अच्छा कारीगर इनकी हड्डियों की इस तरह से अलाइनमेंट करेगा कि वो ऑलमोस्ट नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली अलाइनमेंट तो सबसे पहले तो हार्ड लेवल पे ठीक होनी है, यानी कि हड्डियों के लेवल पे ठीक होनी है। जब वो अलाइनमेंट ठीक होती है तो जो मसल हैं फिर उसी शेप के अंदर फिर हम डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। और यूजली देखा गया है कि किसी बहुत बुरी भी अलाइनमेंट हो तो वो भी 99.99% एक अच्छी सर्जरी से, एक क्वालिटी सर्जरी से ऐसे लगता है कि जैसे बंदा 10 साल पहले जैसे चलता था। ठीक, एनी क्वेश्चन सर? तो अगर जब रिप्लेसमेंट करने के बाद
जो यूरिक एसिड है, फिर उसको बस बंदा समझता है कि अब तो यूरिक एसिड का काम जो है ना ऑपरेशन की सूरत में करवा लिया है, तो क्या यूरिक एसिड का फिर भी ध्यान रखना है? ये देखिए अफजल भाई, बड़ा एक फनी सा क्वेश्चन है। यूरिक एसिड तो आपको उसने एक बॉडी पार्ट को डैमेज किया ना, इसके अलावा तो बॉडी पार्ट को डैमेज करता है, शोल्डर को भी डैमेज करेगा, एंकल को भी ये गैंठिया के मरीज होते हैं जिनको बच्चियां होती है 15-20 साल से शुरू होता है। जो जॉइंट डैमेज हुआ है उसने सिर्फ और सिर्फ आपने एक स्ट्रक्चरल इसको ठीक कर लिया, बकाया बॉडी में से हमने इसको खत्म कर सकते। ये जो यूरिक एसिड की बीमारी है हमारी खुराक की बीमारी है, हमारे लाइफस्टाइल की बीमारी है, हमारे ब्लड में है। इसके लिए आपको वही प्रिकॉशन लेनी चाहिए चाहे आप सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, कि हमें अपना यूरिक एसिड को इस तरह से कंट्रोल करना है कि हमारे दूसरे जॉइंट को भी डैमेज कर सकता है, ये हमारे और बहुत से जॉइंट में पेन ला सकता है। तो जब हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं कि नी जॉइंट के अंदर जो उसने डैमेज करना था कर दिया, अब उसको रिप्लेस करके नी जॉइंट्स विल बी फाइन। लेकिन हम एंकल जॉइंट की, हिप जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, एल्बो जॉइंट की या और आपके बॉडी पार्ट की तो नहीं गारंटी दे सकते। तो ये रिप्लेसमेंट के बाद क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके अंदर बंदे को मसलन जो खराबी आ सकती है उसमें? क्या मतलब कि सर्जरी की फेलियर के क्या चांसेस हो सकते हैं? सर्जरी करने के बाद हाँ उसमें उसको खराबी क्या हो सकती है? आप कहते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि फर्ज करें आप कह रहे हैं एक बड़ा अच्छा नी सर्जन है, उसने बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, जो सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं होता उसमें क्या खराबी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। देखिए साहब, देखिए दुनिया में कोई सर्जरी के हमेशा लास्ट ऑप्शन था। सर्जरी इज नेवर एवर अ फर्स्ट ऑप्शन। जैसे आपने 8-10 साल पूरे हरबे इस्तेमाल कर लिए और अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बच रही, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डे बाय डे डिटीरियोरेट होती जा रही है। डे बाय डे हमें डर ये है कि ये बीमारी जो है हमारे हार्ट के इश्यूज़ को बढ़ा रही है। लेकिन हमने सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेना है कि नी रिप्लेसमेंट हमारा आखिरी हल होता है। इससे पहले हमने सारे कुदरती तरीके चूज़ कर लिए थे, हमने पूरी कोशिश की कि हमें सर्जरी ना करवाना पड़े, क्योंकि डे बाय डे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटीरियोरेट होती जा रही है, हमसे चला नहीं जा रहा, हमारी पेन के लेवल बहुत बढ़ गए, तो हमारे पास चॉइस को नहीं बची ना नी रिप्लेसमेंट के अलावा। तो इसलिए अपन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जब हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं जैसे, तो सबसे पहले हम एक क्वालिटी सर्जन क्यों ढूंढते हैं? ताकि वही बात है कि सूत्र बाय सूत्र भी एंगुलेट करे, जब बोन काटे तो इतनी अच्छी काटे ताकि कोई 19-20 का फ़र्क ना रहे। डॉक्टर एहसन को हम क्यों चूज़ करते हैं? वो इसी तरीके से क्वालिटी सर्जन है, उसके बारे में मशहूर है कि वो 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस बर्दाश्त नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ इम्प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर मरीज़ डिफरेंट होता है और फिर जो सर्जन होता है वो ये देखता है कि यार इसके लिए बेस्ट इम्प्लांट क्या है। अगेन डॉक्टर एहसन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। नंबर 3, साइज़ ऑफ इम्प्लांट। हर बंदे का गोडा डिफरेंट है, साइज डिफरेंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं कर सकते कि किसी को इतना बड़ा गोडा डाल दे, किसी को एक यूनिवर्सल नहीं होते। तो उसके अंदर भी डॉक्टर साहब के पास ये स्पेशलिटी है कि कम अज़ कम भी 10 सारी रेंज उनके पास आती है। वो ये नहीं कि एक्सरे के ऊपर लगा के निशान लगा के कहेंगे कि अच्छा इतना है भाई ये पे दो मनोई ऐसे मान पे, ऐसा नहीं होता। पूरी रेंज आती है और वो उस वक्त बेस्ट सिलेक्शन करते हैं कि हाँ ये आपका बेस्ट इम्प्लांट है जो मैं लगा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले सर्जन की साइड से गलतियाँ हो सकती हैं और जो डॉक्टर ऐसा नहीं करते। नंबर 2, ऑपरेशन थिएटर से इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। फिर अगेन इसके लिए एक स्पेशलाइज ऑपरेशन थिएटर होता है जो नी आर्थोप्लास्टी होती है, नी सर्जरी होती है। डॉक्टर एहसन साहब का अपना पूरा सेटअप है जिसके अंदर कोई दूसरा सर्जन काम नहीं करता, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी है। हर कारीगर को पता है कि यार मेरी लैब कैसी होनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब उस पर भी करते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बाद में पेन लेवल पेशेंट के अंदर बहुत हो सकता है, लेकिन हमारी क्योंकि टीम इतने सालों से काम कर रही है, लकीली हमारे पेशेंट पेन की कंप्लेंट बहुत कम करते हैं। बकाया फिर आपकी किस्मत, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल हो, बेस्ट से बेस्ट सर्जन भी हो, 1 to 2% चांसेस ऑफ इन्फेक्शन रहते हैं। और ये चीज़ें आपको डॉक्टर साहब अपनी नीड मीटिंग में बता देते हैं और आपको सारा चीज़ क्लियर किया जाता है कि कोई चीज़ हम आपसे छुपा के नहीं रखते। मकसद यही होता है कि पेशेंट 100% ऑन बोर्ड होगा, हम तभी हम मिल के जा सकते हैं। फिर पेशेंट की साइड पे क्या गलतियाँ होती हैं?
सबसे पहले आपके पास जो सर्जरी से पहले पहले जो ऑप्शन है, अभी जैसे आप कर रहे हैं, आप अच्छा सर्जन ढूंढें, अच्छा सेटअप ढूंढें, अच्छा हॉस्पिटल ढूंढें, अच्छा ऐसा सेटअप ढूंढें जिसके अंदर आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट एक पेज पे हों। क्योंकि जैसे हमने कहा 50% सर्जरी है, 50% फिजियोथेरेपी है। अगर फिजियोथेरेपी मठी होती है, रिजल्ट नहीं आते, लोगों के नी स्टिफ हो जाते हैं, लोगों की टांग ही नहीं मुड़ती, लोग कहते हैं यार कि सर्जरी करवा ली 6 महीने साल हो गए, दर्द ही ख़त्म नहीं हो रही, तो वो किस लिए कि बाद में पेशेंट कई दफ़ा उस तरह से रिहैब, उस तरह से फिजियोथेरेपी नहीं करता। जब तक आपकी टांग पूरी नहीं मुड़ेगी, जब तक आपकी टांग सीधी नहीं होगी, अगर जब तक आपका लिम्फ ख़त्म नहीं होगा, आपको सर्जरी का फ़ायदा नहीं होगा, और वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने करना होता है। तो इसलिए पेशेंट के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे हमने कहा, यू आर द कैप्टन, खेलना अपनी ही ग्राउंड के अंदर, लेकिन आपको अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए कि आपको गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो वो फिर एक अच्छा सर्जन जब वो फॉलोअप रखता है, हर हफ्ते आपको बुलाता है, फिर देखता है रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, आप टू मार्क रिजल्ट है। डॉक्टर हसन शायद चंद उन दुनिया के अंदर सर्जन में से हैं जो हर हफ्ते अपने मरीज़ को वैल्यूएट करते हैं। इसी तरीके से बाद में फिजियोथेरेपी की वैल्यूएशन होती है, और हम अपने जो टारगेट्स हैं जब तक मीट नहीं हो जाते उस वक्त तक हमारी पेशेंट के साथ दोस्ती रहती है। हाँ, पेशेंट हमसे कहते हैं कब तक आप दोस्ती रहते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता उसके बाद आपकी सलाम दुआ में रहती है। और ये सवाल है कि मतलब जब रिप्लेसमेंट बंदा करा लेता है, उसके बाद जो है वो उसको कितनी देर जो है ना एहतियातन रेस्ट पे रहना चाहिए? देखो, इसके लिए वर्ड सही जो लफ्ज़ है वो एक्टिव रेस्ट। नॉर्मली मैं अपने मरीजों को ये समझाने की कोशिश करूँ, नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप बेसिकली छुट्टियां गुजार रहे हैं। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, टेक्निकली हड्डी काटी सर्जन ने, सीमेंट लगाया, कवर चढ़ा दिया। आपने यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे वीडियो भी, कैसे ही काम कर रहे होते हैं। जो जोड़ होता है 7 से 10-15 मिनट के अंदर हड्डी का हिस्सा बन जाता है। ऊपर से जख्म है, उसको रिस्पेक्ट देना पड़ती है, बट दैट्स इट। आप अगले दिन खड़ा होते हैं, पूरा वजन पड़ रहा होता है टांग पे, आपको नई लाइफ होती है। वो कहते हैं यार मेरे से तो वजन ही नहीं पड़ता था। लोगों की आंखों से हमने आंसू देखे हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि यार एम ही जान के। लोगों का 99% लोगों को पता क्या होता है, कुछ अरसे के बाद कोई पहले हफ्ते कहेगा, कोई दूसरे हफ्ते कहेगा, तीसरे हफ्ते, कोई चौथे, एम ही है ना लोगों ने डराया। वैसे क्यों लेट किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे पहले हफ्ते के, कोई दूसरे हफ्ते के, कोई 6 हफ्ते के, कोई 3 माह के बाद कहेगा, और 6 माह के बाद कहेगा, जब उसके रिजल्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये कि ये एक एक्टिव रेस्ट होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो आदमी लोग ड्यूटी पे करते हैं या घर से बाहर निकल के काम करते हैं, तो 3 से 6 हफ्ते हम उनसे कहते हैं ना चाहिए काम पे। बेहतर है कि आप पहले अपनी रिकवरी पे फोकस करें। अगर आप घर से काम करें तो अगले दिन काम करें। मैंने ऐसे बाबा जी देखे हैं जो 83 के 84 के, मैं जाता था फिजियो के लिए, तीसरे दिन ही तो वो लैपटॉप बैठे काम कर रहे होते थे। तो वो तो कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस तो 3rd डे से स्टार्ट करें, 2nd डे से स्टार्ट करें, सेम डे स्टार्ट करें, आज करें कल करें, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपने गाड़ी पे बैठ के बाहर जाना है तो 3 से 6 हफ्तों के बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं, आप अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने कहा कि पहले दिन से जो है ना वजन वो ले सकता है, लेकिन जारी बात है कि आपने काट के और जो है ना ऊपर से उसका चमड़ा जो जिल्द है उसको एक साइड में किया है, तो वो जिल्द जो है कितनी देर में जुड़ जाती है? 3 हफ्तों में। 3 हफ्तों में वो हीलिंग हो जाती है। 3 हफ्तों में हम टाँके सारे निकाल देते हैं। अच्छा। आप सिंपली कर दें, अगर जो प्रोटोकॉल होता है कि आप यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर आते हो, एक दिन पहले आते हो, अगले दिन सर्जरी हो जाती है, 3 दिन आपका हॉस्पिटल का स्टे होता है, अगले दिन हम खड़ा करते हैं, और फिर तीसरे दिन जब पेशेंट घर चला जाता है, फिर आफ्टर 1 वीक पेशेंट फॉलोअप पे आता है, और उस वक्त उसकी पट्टी चेक करके दोबारा से पट्टी कर दी जाती है। नॉर्मली हम 2nd वीक पे नी बेंडिंग स्टार्ट करते हैं, घुटना मोड़ने की इजाज़त दे देते हैं। 70 से 90 डी टांग जो है 2nd वीक मुड़ जाती है। 3rd वीक के अंदर 70 से 110 डी टांग मुड़ जाती है। पहले 2 से 3 हफ्ते अगर दोनों घुटने तब्दील हुए हों तो वॉकर के साथ चलते हैं, फिर उसके बाद हम स्टिक पे 3rd वीक से स्टिक पे चला देते हैं। 6 हफ्तों के बाद सिंगल स्टिक पे आ जाते हैं, और 3 माह के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं 6 हफ्तों से लेकर 3 आधा घंटे से लेकर घंटा पेशेंट वॉक कर रहा हो। तो बहुत तेज़ी से ये रिकवरी होती है। ये समझ के बड़ी तेज़ी फास्ट पीडी होता है ये। इसमें लकीली ये वो वाली सर्जरी है जिसके अंदर पेशेंट को हर रोज़ पहले से बेहतर महसूस हो रहा होता है कि मैं अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अगर वो क्लियर इन माइंड हो तो। एनीथिंग एल्स? ठीक है। तो नाज़रीन, अभी तक हमने अपने पेशेंट के जो भी उनके दिल में सवाल थे उन सवालों का जवाब दे दिया, और आपके भी माइंड में कोई सवाल है
तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा यूट्यूब के अलावा हमारा आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आप वहाँ पे आपका ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। हम बड़ी खुशी से आपके सवालों का जवाब देंगे। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम अफजल भाई का फिजिकल एवेल्यूशन करते हैं एक्चुअली, देखिए, और वहाँ पे हम बताएंगे कि ऐसे पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए ताकि उसकी रिकवरी बेहतर हो सके या फास्ट ट्रैक हो सके। ये दिन में रखिए, जो रिकवरी है उसको सारी बेस पेशेंट की अपनी हेल्थ होती है, उसके मेडिकल इश्यूज क्या हैं, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है, वो पहले कितनी एक्सरसाइज करता रहा है, क्या वो एक्सरसाइज बाद में आराम से करेगा कि नहीं करेगा, पेशेंट का पेन के बारे में कंप्लायंस क्या है, पेशेंट कितना सेंसिटिव है, पेशेंट कितना रियलिस्ट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये वो वाले फैक्टर हैं पेशेंट के ऊपर बड़ा बेस करते हैं, बट सम टाइम सादे नेचर है। देखिए, एक छोटा सा कट भी जो होता है ऑब्वियसली इसको एज लास्ट ऑप्शन पर ट्राई किया जाता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लिकेशन ओनली 1 to 2% केसेस में होती हैं जो कि यूजली मैनेजेबल होती हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस क्या है। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को हम लिटाते हैं और ये चेक करते हैं कि पेशेंट की टांगों की अलाइनमेंट क्या है। ये थोड़ी सी लेग्स जो है वेरियस हैं कि टांगें बाहर तरफ निकली, ये नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, लोगों की बहुत ज़्यादा टांगें टेढ़ी होती हैं। तो अगर इनके केस में हम ये कहें तो ये आइडियल केस बनते हैं कि बेस्ट अलाइनमेंट होगी। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कैसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल यंग आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसकी टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं, तो ये वो वाला केस है, यहाँ पे आइडियल रिजल्ट आ सकते हैं। नंबर 2 हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, घुटने को नीचे प्रेस करना है, नीचे दबाइएगा। जब नीचे दबाता है पेशेंट तो क्या घुटने के नीचे कोई गैप बनता है, कोई ब्रिज बनता है? तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है घुटने बिल्कुल नीचे लग रहा है। दूसरी साइड पे हम फिर चेक करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी नी ऑलरेडी सीधी है, यहाँ पे कोई फ्लेक्शन कंट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के काफ को हैमस्ट्रिंग को खींचातानी नहीं करना पड़ेगी, जो यूजुअली लोगों में काफ़ी पेन का सबब बनता है। तो लिहाजा नंबर 2 स्टेप के अंदर भी अफजल भाई की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट ट्रैक होगी कि इनके केस में हमें जोर जमाई नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम चेक करते हैं पेशेंट टांग मोड़ना। फोल्ड करें टांग, अभी देखिए टांग और मोड़िए और फोल्ड करिए। सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें टांग मोड़ने में बड़ी शदीद दर्द होती है। आप लोग मेरी उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने बताया होगा किस तरह से एक लेडी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करती है, 1.5 साल हो गया, वहाँ से सर्जरी करवाई है, लेकिन अभी तक वो पेन में है। तो रीज़न ये है कि उसकी टांग नहीं मुड़ती थी। जब टांग नहीं मुड़ेगी, नी बेंड नहीं होएगी, तो ऑब्वियसली पेशेंट पेन में रहेगा। अब अफजल भाई का अब ये देखिए तकरीबन 110, 120, 130 टांग नॉर्मल मुड़ रही है दोनों। तो लिहाजा नंबर 3 स्टेप में भी ये बड़े आराम से ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर टांग को पूरा मोड़ लेंगे। यूजुअली लोग इतनी टांग मोड़ते हुए 6 हफ्तों से लेकर 3 माह ले जाते हैं। नंबर 4 स्टेप जो हम चेक करते हैं कि पाँव अब तक खींचें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं। टांग को जब सीधा ऊपर उठाते हैं तो फिर एक तो ये चेक करते हैं टांग कितनी टेढ़ी है, सेकंड हम ये चेक कर लेते हैं कि मसल कितने स्ट्रांग है। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड के होल्ड से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अभी अब अफजल भाई की वीडियो भी देखेंगे, वो चल के जाएंगे तो अभी देखेंगे कि थोड़ा सा अभी उनकी वॉक में लिम्प है और सीधी टांग के साथ चल रहे हैं। एक नॉर्मल फिनोमेना है। इनकी गेट ट्रेनिंग, इनकी नॉर्मल जो होगा रिकवरी जब इंशाल्लाह ये हमें इजाज़त देंगे आफ्टर 3 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक के बाद, तो हम वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपके पास एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा कि प्री ऑप सर्जरी से पहले हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि हमारी रिकवरी फास्ट हो जाए, और सर्जरी के बाद हम कौन सी वर्जिशें करते हैं ताकि रिकवरी हमारी बेहतर हो जाए। और फिर आखिर में हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अल्टीमेटली आपकी बेस्ट रिकवरी किन वजूहात से होती है। अब आ जाते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हम अफजल भाई का कुछ एक्सरसाइज देने लगे हैं। अगर आप लोग नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, नी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, तो उन एक्सरसाइज को जरूर करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज जो करनी है वो घुटने को नीचे प्रेस करना है, दबाई नीचे, 1 2 दबाई रखिए, 1 2 3 4 5 5 से 6 सेकंड का होल्ड, 10/2 रेपिटेशन। नंबर 2 पाँव खींचिए, नी प्रेस करिए, टांग को सीधा ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5। ये नंबर 2 एक्सरसाइज होगी ताकि हमारे सामने वाले मसल काम करें। नंबर 3 टांग को बेंड करें, जितना आराम से मोड़ सकते हैं, बहुत जोर जमाई नहीं करेंगे, जितना आराम से मुड़ता है ताकि पेन ना हो। वापस ले जाइए। अपने हर एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट्स कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन साथ करें। दोनों टांगे बेंड कर लें, बेंड कर लें, इसको भी बेंड कर लें। अपनी कमर उठाइए, हिप्स ताकि हिप मसल काम करें। 1 2 3 4 5 वापस ले जाइए।
दोनों टांगों को इकट्ठा कीजिए, मिलाइए आपस में। इसके लिए आप पिलो रख के प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 एक्सरसाइजेज हम हर पेशेंट कहते हैं कि अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, ताकि आपकी सर्जरी के बाद रिकवरी फास्ट होगी, आपको पेन कम होगी, आपकी स्वेलिंग कम होगी और आपका चलते हुए लिम्ब भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आपने पेशेंट के जो कंसर्न हैं, जो क्वेश्चन उनको सुन लिया, आपने ये देख लिया कि पेशेंट की एवेल्यूशन हम कैसे करते हैं, आपने ये भी देख लिया कि ऐसे पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं उनको कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।